डियर स्टूडेंट्स, आज हम 8वीं कक्षा का विज्ञान का हाफ ईयरली पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं। सबसे पहले आपके 4 ऑप्शन वाले क्वेश्चन हैं। वनोन्मूलन से क्या होता है? इसका उत्तर आएगा क और ख दोनों, मतलब पृथ्वी पर ताप पर वृद्धि और प्रदूषण के स्तर में वृद्धि। दूसरा प्रश्न है, मोमबत्ती के जलने पर क्या होता है? तो इसका जो सही उत्तर आना था दहन। दहन में सब कुछ आ जाएगा, ज्वाला, प्रकाश, ऊष्मा, इसलिए इसका दहन सही उत्तर होगा। चलिए तीसरे प्रश्न की तरफ। प्राकृतिक संसाधन कहाँ से प्राप्त होते हैं? इसका सही उत्तर आना था उपरोक्त सभी। ये सूर्य के प्रकाश और वायु से, वन और वन्य जीवों से, खनिज, पेट्रोलियम और कोयले से, ये सभी सही है, तो इसलिए उपरोक्त सभी इसका सही उत्तर आना था। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। चौथा क्वेश्चन है, सूक्ष्म जीव कितने प्रकार के होते हैं? इसका सही उत्तर है 4। यदि किसी विद्यार्थी ने 5 लिखा तो वो भी सही है, क्योंकि हम एक तो बैक्टीरिया है, दूसरे प्रोटोजोआ, तीसरे शैवाल, चौथे कवक, और पांचवा यदि हम माने तो उसमें हम वायरस अर्थात विषाणु को भी शामिल कर सकते हैं, इसलिए 4 और 5 दोनों ही सही माने जा सकते हैं। पांचवा प्रश्न है, मलेरिया रोग के वाहक का नाम क्या है? इसका सही उत्तर आना था मादा एनाफिलीज मच्छर। ये मलेरिया के रोगाणु प्रोटोजोआ प्लाज्मोडियम को एक संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में पहुंचाने का काम करता है। चलिए छठा प्रश्न है, मिट्टी को उलटने पलटने एवं पोला करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? इसका सही उत्तर आना था जुताई। सातवां प्रश्न, इनमें से कौन जीवाश्म ईंधन का एक उदाहरण है? तो पेट्रोलियम भी सही है, कोयला भी सही है। आठवां प्रश्न है, ये सत्य असत्य वाला आप समझ लीजिए कि भाई मेंढक में बाह्य निषेचन होता है, इसका ये सही है, बाह्य निषेचन होता है मेंढक के अंदर जो है। नवां प्रश्न, सूर्य नाभिकीय अभिक्रियाओं द्वारा ऊष्मा एवं प्रकाश उत्पन्न करते हैं, बिल्कुल सही है। उनमें नाभिकीय संलयन अभिक्रिया होती है, जिसमें हाइड्रोजन आपस में जुड़ते हैं और हीलियम नाभिक का निर्माण करते हैं। 10वां प्रश्न है, कोयले में मुख्य रूप से कौन सा तत्व पाया जाता है? खाली स्थान में आना था कार्बन। अब किसी विद्यार्थी का पेपर हम लेते हैं और प्रश्न को पढ़ते हैं। बीजारोपण से पूर्व खेती में जुताई करना क्यों आवश्यक है? देखिए, जुताई करना इसलिए आवश्यक होता है क्योंकि हम अगली फसल लेना चाहते हैं। तो जो हमारे भूमि के अंदर जो दबे हुए पोषक तत्व होते हैं वह जुताई करने से ऊपर आ जाते हैं। इसके अलावा आपकी जो मिट्टी जो होती है वो पोली हो जाती है, जिसमें जड़ें जो है आसानी से विकास कर सकती है और उनमें जो है शोषण हो सकता है। इसके अलावा जो है अपने किसानों के मित्र कहे जाने वाले केंचुओं की संख्या में भी वृद्धि होती है। चलिए 12वें प्रश्न की तरफ। मरुस्थलीकरण की परिभाषा दीजिए। तो विद्यार्थी ने क्या लिखा है कि यदि मनुष्य धीरे धीरे पेड़ पौधों को काटता जाएगा तो जो उर्वर भूमि है वह धीरे धीरे मरुस्थल में परिवर्तित हो जाती है, जिसे मरुस्थलीकरण कहते हैं। ऐसी भूमि पर न तो फसल उत्पादन संभव नहीं होगा, साथ ही उसमें पोषक तत्वों की कमी भी आ जाएगी। अर्थात मरुस्थलीकरण के द्वारा आपकी जो भूमि है वो फसल बोने योग्य नहीं रहेगी। चलिए 13वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। ये विद्यार्थी का लिखा हुआ जवाब है। एंटीबायोटिक क्या है? जिसको हम प्रतिजैविक भी कहते हैं। वे औषधियाँ जिन्हें लाभदायक सूक्ष्म जीवों, बैक्टीरिया, कवक से प्राप्त किया जाता है और ये दूसरे हानिकारक सूक्ष्म जीवों को मारती है, उन्हें एंटीबायोटिक या प्रतिजैविक औषधि कहते हैं। इसकी जो उदाहरण हैं वो है पेनिसिलिन, जिसकी खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेरामाइसिन आदि। विद्यार्थी ने साथ में ये भी लिखा है कि डॉक्टर की सलाह पर ही आपको एंटीबायोटिक औषधि लेनी चाहिए और इसका कोर्स भी पूरा करना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न है आपका, ये 3-3 नंबर वाले प्रश्न हैं आपके, जो है 3-3 मार्क्स वाले। पेट्रोलियम के विभिन्न संगठकों के नाम एवं उपयोग लिखें। तो पेट्रोलियम के जो विभिन्न संगठक होते हैं उनको पृथक करने का जो प्रक्रम है वो परिष्करण कहलाता है। इससे निकलने वाले जो विभिन्न संगठक हैं उनमें पेट्रोल, डीजल, केरोसिन तेल, बिटुमेन, पैराफिन मोम, स्नेहक तेल इत्यादि है।
तो उसमें से कुछ विद्यार्थी ने लिखे हैं कि इसमें जैसे पेट्रोल का इस्तेमाल जो है हम गाड़ियाँ चलाने में, शुष्क धुलाई के अंदर हम इसका कर सकते हैं, ड्राई क्लीनिंग में, भारी वाहनों को चलाने में हम डीजल का इस्तेमाल करते हैं, जेट वायुयान को चलाने में मिट्टी के तेल का इस्तेमाल किया जाता है, पैराफिन मोम से मोमबत्ती बनाई जाती है, इसके अलावा स्नेहक जो होते हैं ये जो है घर्षण कम करने में इस्तेमाल किए जाते हैं, बिटुमेन का इस्तेमाल आजकल हम सड़क निर्माण में करते हैं। तो ये इनके कुछ उपयोग थे जो है। चलिए 15वां प्रश्न है, संकटापन जंतु किन्हें कहते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। तो जो विद्यार्थी ने लिखना चाहा है कि संकटापन जंतु वे जंतु होते हैं जो विलुप्त होने की कगार पर है और जिनकी संख्या एक निर्धारित स्तर से काफ़ी कम हो गई है, उन्हें हम संकटापन जंतु कहते हैं। जैसे एक सींग वाला गैंडा है, उड़ने वाली गिलहरी, चीता, शेर, हाथी। और संकटापन जंतुओं का रिकॉर्ड जो एक विशेष पुस्तक में रखा जाता है जिसे रेड डाटा पुस्तक के नाम से जानते हैं। चलिए 16वें प्रश्न की तरफ। कागज बहुत सरलता से आग पकड़ लेता है परंतु वही कागज एल्युमिनियम के चारों तरफ लपेटने पर ऐसा नहीं कर पाता, कारण स्पष्ट कीजिए। देखिए इसका जो सही उत्तर ये है कि जो कागज का जो ज्वलन ताप होता है वह बहुत ही कम होता है, इसलिए वो जल्दी आग पकड़ लेता है। लेकिन जैसे ही हम उस कागज को एल्युमिनियम के की छड़ के चारों तरफ लपेट देते हैं तो कागज़ का ज्वलन ताप, कागज़ जो अपने ज्वलन ताप तक नहीं पहुंच पाता। क्यों नहीं पहुंच पाता? क्योंकि जो ऊष्मा कागज़ को दी जाती है वह तुरंत एल्युमिनियम ले लेता है, इस कारण से वह जल नहीं पाता। चलिए अगला जो प्रश्न था वो आपका मोमबत्ती की ज्वाला का नामांकित चित्र आपने बनाना था। तो विद्यार्थी ने बड़ा ही सुंदर जो चित्र बनाया है जिसमें उसने जो है सबसे कम गर्म भाग काला, फिर गर्म भाग पीला, फिर उससे गर्म संतरी और सबसे ज़्यादा जो गर्म भाग है वो नीला होता है, जहाँ पर पूर्ण दहन का क्षेत्र होता है। तो विद्यार्थी ने बड़ी सुंदर रंग इसमें भरे हैं। ये एक विद्यार्थी ने और चित्र बनाया है, देखिए कितना सुंदर चित्र बनाया है जिसमें इन्होंने बाह्य क्षेत्र, मध्य क्षेत्र और आंतरिक क्षेत्र को दर्शाया है। आपने भी इसी प्रकार से सुंदर नामांकित चित्र बनाना है। और ये वाला जो क्वेश्चन होता है मोमबत्ती की ज्वाला का, ये पिछली बार भी आया था, फाइनल पेपर में भी आने के इसके पूरे चांस होते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि फसल उत्पादन के विभिन्न चरणों पर क्रमबद्ध नोट लिखिए। तो जगह के हिसाब से विद्यार्थी ने जो लिखा है, किसान फसल के बोने से लेकर उसके उत्पादन तक सामयिक विधि में किए गए क्रियाकलापों को कृषि पद्धतियाँ या कृषि क्रियाकलाप कहते हैं। तो उसमें मिट्टी तैयार करना, जिसे हम जुताई कहते हैं, उसके बाद अपना बुआई, फिर सिंचाई, उसके बाद हम खरपतवार से सुरक्षा करते हैं, समय समय पर अपनी फसल को उर्वरक व खाद देते हैं। जब फसल आपकी तैयार हो जाती है तो उसकी हम कटाई करते हैं, कटाई के उपरांत जो भी आपको बीज प्राप्त होते हैं उनका भंडारण किया जाता है। तो ये आपके स्टेप थे जिनको आपने बड़े सुंदर ढंग से लिखना था। अंतिम प्रश्न जो आपने हमारा आया हुआ था वो नाइट्रोजन स्थिरीकरण की प्रक्रिया को समझाना था। तो नाइट्रोजन एक बहुत ही आवश्यक तत्व है फसलों के लिए। तो नाइट्रोजन की अगर कमी हो जाए तो उसकी कमी को पूरा करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम फसल चक्र को अपना सकते हैं। दो धान्य फसलों के बीच में हम एक दलहन फसल को बो सकते हैं। दलहन जो फसलें होती हैं उनकी जड़ों की ग्रंथियों में, उनकी जड़ों के अंदर जो ग्रंथियां होती है उनमें राइजोबियम नामक जीवाणु पाया जाता है। ये जो राइजोबियम नामक जीवाणु होता है ये क्या करता है, ये वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है और उसे नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स में बदल देता है। इससे जो धरती में जो नाइट्रोजन की कमी होती है वो पूरी हो जाती है। इसके अलावा जो है आपके नील हरित शैवाल, एजोटोबैक्टर, ये कुछ अपने बैक्टीरिया होते हैं, ये भी मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी को पूरा करते हैं। तो ये आपका जो है 8वीं कक्षा का पेपर था। आशा करता हूँ आपके बहुत ही अच्छे मार्क्स आएंगे और इसी प्रकार से आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। धन्यवाद।